नमस्कार मेरे मित्रों। देखिए, हम अपनी पिछली कक्षा में या पिछला हमारा जो वीडियो आया था उसमें हम स्वरों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उस टॉपिक में हमने पूरे के पूरे स्वरों को समाप्त कर दिया था। आज उसी का दूसरा भाग हम व्यंजनों के रूप में लेके आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं और उन 3 अंगों में पहला अंग हम वर्ण विचार को लेकर के एक्सप्लेन कर रहे थे। और वर्ण विचार के बारे में हमने यह बताया कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जब ये आपस में संयोग करेंगे तब कोई ना कोई व्याकरण का दूसरा अंग शब्द के रूप में आएगा। तो उसी प्रकार से हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया में वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे हैं। और वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि ये दोनों एक प्रकार से ध्वनियाँ ही होती हैं और इन ध्वनियों के संयोग से व्याकरण का दूसरा अंग बनता है जिसका नाम है शब्द। तो मित्रों, हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं कि शब्द आखिर कैसे बनते हैं। जब हम इनके बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे तब उसके बाद में हम शब्दों को बनाना शुरू करेंगे। तो मित्रों, हम स्वरों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और आज का अपना अध्ययन बिंदु है व्यंजन। तो हम व्यंजन को शुरू करने से पहले हम आपको एक बार और बताना चाहेंगे कि व्यंजन की मुख्य रूप से विशेषताएं क्या होती हैं। व्यंजन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, एक बार इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद में हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, विशेषताएं क्या क्या होती हैं इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है और इस प्रकार के प्रश्न पूछने की वजह से हम इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम व्यंजनों को आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, हमने स्वरों के बारे में ये पढ़ा कि स्वर एक प्रकार से स्वतंत्र ध्वनि होती हैं और लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। तो पहली विशेषता अपनी यही बाहर निकल कर आती है कि यह स्वतंत्र नहीं है। क्या नहीं है? ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है, ध्वनियाँ नहीं है। एक विशेषता ये हो गई, क्योंकि हम इनका उच्चारण करेंगे, किनका? हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी, इसलिए मुख्य विशेषता इनकी यह आ गई। अब दूसरी विशेषता ये है कि हम इनका उच्चारण करेंगे, किनका? हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने पर वायु का अवरोध होगा। वायु का अवरोध या रुकावट अवश्य होगी, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते और स्वतंत्र रूप से न बोलने की वजह से हमारे मुख में जितने भी प्रयत्न स्थान है वहाँ हमारी जीभ कहीं न कहीं स्पर्श करेगी ही, इसलिए इनका उच्चारण करते समय वायु का अवरोध कहीं न कहीं अवश्य होगा। फिर अपना है इनका व्यंजनों का देर तक हम उच्चारण नहीं कर सकते। देर तक उच्चारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मित्रों देखिए, हमने कहा कि ये स्वतंत्र नहीं है। अगर ये स्वतंत्र होती तो एक ही प्रकार की आवाज़ बाहर निकल के आती। जैसे आप ये मान के चलिए कि हमने ये लिख दिया, खाली ये क व्यंजन लिख दिया। अगर हम इसका उच्चारण करेंगे, इसका देर तक हम उच्चारण करेंगे तो कोई ना कोई स्वर हमारे इसी के साथ प्रकट अवश्य होगा। इसकी वजह से हम इसकी विशेषता निकाल रहे हैं कि हम इनका देर तक उच्चारण नहीं कर सकते। इनका उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान रहता है। किनका? इनका व्यंजनों का कोई ना कोई उच्चारण स्थान होता है। क्यों होता है? मैंने ये विशेषता क्यों लिखी? क्योंकि हमने ये कहा कि हम जो भी व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय
हमारे मुंह में जितने भी प्रयत्न स्थान है वहाँ कहीं न कहीं वायु अवरोध अवश्य होगी। इस वजह से ये इनका कोई ना कोई स्थान होता है। मित्रों, अब देखिए, हमने व्यंजनों की जो विशेषताएं पढ़ी हैं और वो विशेषताएं हमें याद करने लायक होती हैं, ताकि व्यंजनों के बारे में हमें थोड़ा अंदाज़ा ये रहे कि आखिर व्यंजन क्या होते हैं। और व्यंजन अकेले व्यंजन से हम किसी अक्षर का निर्माण नहीं कर सकते। हम व्यंजनों से अगर हम कोई शब्द या कोई अक्षर बनाना चाहेंगे तो हमें स्वरों का सहयोग लेना ही होगा। इस प्रकार से हमने उनकी विशेषताओं का निर्धारण किया था कि व्यंजन इस प्रकार से अपनी विशेषता रखते हैं जो स्वरों के बगैर वो अधूरे हैं। तो देखिए मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे व्यंजनों के बारे में कि हम यह कहते हैं या हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में जितने भी मूल व्यंजन हैं, ये कुल मूल व्यंजन 33 व्यंजन है। क्या है? मूल व्यंजन 33 हैं, जिसको हमने कहाँ से स्वीकार किया है? जिसको हमने संस्कृत भाषा से स्वीकार किया है, संस्कृत भाषा से हमने ग्रहण किया है। और ये संस्कृत भाषा से हमने ग्रहण जितने भी ये मूल व्यंजन स्वीकार किए हैं, इन्हीं मूल व्यंजनों का हम यहाँ नामोल्लेख कर चुके हैं, जो 5 तो वर्गों में बटे हुए हैं, जैसे क वर्ग, च, ट, त और ये 5 प वर्ग। ऐसे करके ये 5 व्यंजन टोटल मिला करके ये तो हो गए 25, और बाकी ये य, र, ल, व ये हो गए 4 व्यंजन, 25 + 4, और बाकी ये स है, ये ऊष्म व्यंजन प्लस 4 बराबर हो गए 25 × 4 29, 29 × 4 33। 33 व्यंजनों का हम यहाँ नामोल्लेख कर चुके हैं, और इन्हीं व्यंजनों के बारे में हम बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। और यहाँ तक हम इसका अध्ययन करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में इनसे संबंधित या व्यंजनों के से संबंधित जो भी हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है उसको हम तुरंत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो हम केवल इन्हीं 33 मूल व्यंजनों का ही वर्गीकरण करेंगे, और इसको बहुत अच्छी तरह से हम विश्लेषण के रूप में या व्याख्यान के रूप में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हम अपने इसी वर्गीकरण को शुरू कर रहे हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले हम व्यंजनों के वर्गीकरण में हम पहला वर्गीकरण ले रहे हैं स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यह लेके चलेंगे। अब देखिए मित्रों, ये स्वर तंत्री क्या होती है? ये स्वर तंत्री का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वर तंत्री हमारे गले में होती है, और गले की जो झिल्ली होती है उसी को हम स्वर तंत्री बोलते हैं। जब हम कोई भी आवाज़ अपने मुंह से बाहर निकालते हैं तो निकालते वक्त या निकालते समय हमारे गले की जो झिल्लियाँ हैं वो झंकृत होती हुई बाहर निकलती हैं, और कुछ एक ध्वनियाँ ऐसी हैं जिसमें कंपन पैदा नहीं होता या झंकृत नहीं होती। उसके आधार पर हम अपने इस व्यंजनों को 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ये स्वर तंत्री के आधार पर हम जितने भी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं वो 2 प्रकार से प्रकट होते हैं। पहला होता है ए घोष, और दूसरा होता है स घोष। स घोष का ही दूसरा नाम है घोष व्यंजन। तो मित्रों, इस प्रकार से हम स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजनों को, कितने व्यंजनों को? 33 व्यंजनों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है अघोष और दूसरा है सघोष। तो ये आखिर क्या है, इनको हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये है ए प्लस घोष। अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो इस प्रकार से निकलते हैं। ए तो है उपसर्ग है, और इस उपसर्ग का मतलब होता है रहित, और इस घोष का मतलब होता है कंपन। कंपन किस में होना चाहिए? कंपन किसका कंपन? कंपन मित्रों ये स्वर तंत्रियों का कंपन है। इसका अर्थ ये हो गया, ऐसी व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिसमें
जिसका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय उसमें कंपन पैदा नहीं होगा, मतलब वो झिल्लियाँ दूर दूर रहेंगी। ठीक, वे झिल्लियाँ क्या होंगी? कंपन नहीं होंगी, और कंपन नहीं होंगी वे ध्वनियाँ कहलाएंगी, व्यंजन ध्वनियाँ कहलाएंगी अघोष। और इसी प्रकार से सघोष, स प्लस घोष, इसका मतलब सहित, इसका मतलब है सहित, और घोष का मतलब होता है कंपन। अब इसका अर्थ ये निकलता है वे व्यंजन ध्वनियाँ जिसका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे गले की जो स्वर तंत्रियाँ है वो कंपन पैदा करती हुई बाहर निकलेंगी, और वे सारे की सारी ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी? सघोष व्यंजन ध्वनियाँ। इस आधार पर, किसके आधार पर? स्वर तंत्र के आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं, पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। तो मित्रों, हमने 33 व्यंजनों का नाम उल्लेख किया है, ये रहे 33 व्यंजन। 5 वर्गीय व्यंजन है, 25 ये, 4 ये, 29 और 4 ये 33। हम यहाँ 33 व्यंजनों का ही वर्गीकरण करेंगे, और इन 33 व्यंजनों का वर्गीकरण हम स्वर तंत्र के आधार पर करते हैं। तो देखिए हमारे अघोष और सघोष व्यंजन कौन कौन से बाहर निकलते हैं। तो देखिए मित्रों, अघोष का मतलब जिसमें कंपन पैदा नहीं होता। तो देखिए मित्रों, पहले हम व्यंजन वर्गों की चर्चा करेंगे कि व्यंजन वर्ग में कौन सा सघोष है और कौन सा अघोष है। अब देखिए, किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी सभी व्यंजन वर्ग का क, च, ट, त, प, इन व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा भाग, प्रथम और ये दूसरा, क्या हमेशा अघोष होता है। कहने का मतलब व्यंजन वर्ग का प्रथम और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष। इसका मतलब हो गया दो व्यंजन ये, दो टैट है, तै, तो ये व्यंजन हो गए। अब हम बात करें आगे की। अंतस्थ व्यंजन के बाद में है हमारे सामने कौन से? ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन में प्लस एक तो ये स शामिल हो गया, एक ये स शामिल हो गया और एक ये स शामिल हो गया। इस प्रकार से 10 तो हैं हमारे किसी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और बाकी ऊष्म व्यंजन का तीनों जो स हैं वो शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने अघोष जो ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो 13 हैं। जैसे 10 प्लस ये 3 ये बराबर 13 व्यंजन। इसी प्रकार से हम सघोष की चर्चा करें, और सघोष में जितने भी बचते हैं व्यंजन वर्ग का, व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और ये पांचवा जो व्यंजन है ये शामिल हो गए। इसका मतलब क वर्ग में ग, गह, अंग, च वर्ग में ज, जह, यह, ट वर्ग में ड, डह, ण, द वर्ग में द, दह, न, प में ब, बह, में। इस प्रकार से व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन ये हो गया, और बाकी अंतस्थ व्यंजन और एक हमारा ये रहा है। इस प्रकार से अंतस्थ प्लस एक है। अब देखिए मित्रों, कितने व्यंजन हो गए, कुल कितने व्यंजन हो गए? 3 किसी व्यंजन वर्ग के 3 व्यंजन, ये वर्ग कितने हैं अपने? 5 हैं। 15 व्यंजन तो ये हो गए, और बाकी अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन 1 2 3 4 प्लस 4, एक हमारा ये रहा है प्लस 1, कितने हो गए? 15 प्लस 5 बराबर 20। तो मित्रों, हम 33 व्यंजनों का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, केवल हम मूल ध्वनियों का ही, मूल व्यंजनों का ही हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब आपके सामने है स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से, अघोष और सघोष। अघोष में 13 व्यंजन और सघोष में आगे 20। अब 20 और 13 को टोटल करो, 20 प्लस 13 बराबर आपके सामने यही मूल व्यंजन आगे 33। हाँ, तो देखिए मित्रों, अभी अपना दूसरा वर्गीकरण आता है
दूसरा है उच्चारण में वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए हमने क्या लिखा है उच्चारण में। उच्चारण का मतलब हम जो भी व्यंजन ध्वनि बोलेंगे तो वहाँ उसी को हम उच्चारण बोलेंगे। अब वायु प्रक्षेप का मतलब क्या है, हम जो भी आवाज़ बाहर निकाल रहे हैं तो आवाज़ के साथ कोई ना कोई हवा या किसी भी प्रकार की आवाज़ बाहर निकलेगी, चाहे कम मात्रा में आवाज़ बाहर निकले या फिर थोड़ी अधिक मात्रा में आवाज़ बाहर निकले। इसके आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं। जिस प्रकार से मैंने व्यंजनों के बारे में हमने पढ़ाना शुरू किया था, उस वक्त भी हमने ये बताया कि उच्चारण में वायु की जो मात्रा बाहर निकलती है उसके आधार पर हम स्वरों को एक भाग में बांटा था और वो था अपना अल्प प्राण। तो उसी प्रकार से हम इसके आधार पर वायु प्रक्षेप के आधार पर हम सारे के सारे मूल जो व्यंजन है उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है अपना अल्प प्राण और दूसरा है अपना महाप्राण। अब देखिए मित्रों, पहले हम इनका अल्प प्राण और महाप्राण का अर्थ जानेंगे, उसके बाद में ही हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। तो देखिए पहले हम इसके अर्थ को जानें। अल्प प्राण का मतलब है अल्प प्लस प्राण। अल्प का मतलब है यहाँ कम और प्राण का मतलब है यहाँ वायु। ऐसे ही यहाँ महा प्लस प्राण। पहले हम इसको जानें। अल्प प्राण में अल्प प्लस प्राण, इसका मतलब कम वायु, जिसके उच्चारण करने पर कम वायु बाहर निकले, या जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करने के पश्चात हमारे मुख से कम वायु बाहर निकले, वे तो कहलाएंगे अल्प प्राण। और महाप्राण का मतलब जिनके उच्चारण करने पर या जिन व्यंजनों के उच्चारण करने पर हमारे मुख से जो वायु बाहर निकलती है वो अधिक मात्रा में बाहर निकले, उसको हम बोलेंगे महाप्राण। तो इसका मतलब ये हो गया। तो वायु निकलने के आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं, एक ये अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। इसके आधार पर देखिए मित्रों, ये अल्प प्राण कौन कौन से व्यंजन हैं और महाप्राण कौन कौन से व्यंजन हैं। हमारे सामने ये सारे के सारे व्यंजन इनको देखिएगा। इनमें से हम संख्या डालते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। देखिए आपके सामने ये है, चय वर्ग में भी है, टय वर्ग में भी, तय वर्ग में भी है और पय वर्ग में। यहाँ तक 25 व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। अगर हम इसके आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं तो देखिए अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन शामिल होंगे। अल्प प्राण में किसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और ये 5वां व्यंजन। कौन सा? पहला, तीसरा और ये 5वां जो व्यंजन होता है, किसमें? व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो व्यंजन होता है वह अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण। और यहाँ महाप्राण में उसी व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण है। ये तो हो गया मेरे मित्रों 25 व्यंजनों की बात हो गई। 25 व्यंजन मतलब यहाँ तक पय वर्ग तक 25 व्यंजन हो गया अपने। अल्प प्राण तो ये हो गया और महाप्राण ये हो गया। अल्प प्राण पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन, महाप्राण दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण। अब देखिए मित्रों, ये अल्प प्राण और महाप्राण कैसे होगी, इनके बारे में देखिए हम। अल्प प्राण, एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप कै का उच्चारण करेंगे।
कै का आप एक ही श्वास में कितनी बार उच्चारण कर सकते हैं वो देखिएगा। जैसे मैं उच्चारण करूं क 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 क, हम बहुत बार इसका उच्चारण कर सकते हैं। ये तो है अपना अल्प प्राण। अब आप इसी के आगे लिखा है, हमने देखा है ये ख है, और ख के बारे में हमने लिखा है कि महाप्राण है। और महाप्राण का मतलब क्या है? जितनी बार आपने इस क का एक ही श्वास में उच्चारण किया है उतनी बार क्या आप ख का एक ही श्वास में उच्चारण कर सकते हैं? आप करके देखिएगा। जैसे हम क क क क क का उच्चारण किया उतनी बार हम ख का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आप करके देखिए। जैसे ख ख ख ख ख ख ख ख ख, बस यह महाप्राण है। क्यों है? क्योंकि इसका उच्चारण करने से हमारे जो वायु है या हमारे फेफड़ों की जो वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर आ रही है, और बाहर आने की वजह से हमने व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन को महाप्राण माना है। और अल्प प्राण का मतलब व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। इस प्रकार से ये हमारे हैं अल्प प्राण। अब बचते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन, और ये हैं ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन हमेशा अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं वो अल्प प्राण हैं। और महाप्राण में जितने भी ये हैं, जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन हैं, वे सारे के सारे महाप्राण हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। अब काउंटिंग करते हैं। 33 व्यंजनों की हम काउंटिंग करें। अल्प प्राण में कितने हो गए? देखिए 3 गुना 5, 3 गुना 5 कैसे? 3 इसके 3 इसके 3 3 3 हो गए 15, बराबर 15 हो गए। अब हमने कहा कि जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं वो किस में है? अल्प प्राण में। प्लस 4 बराबर कितने हो गए? 19 व्यंजन ये हो गए। अब महाप्राण की बात करें। महाप्राण में हमने कहा किसी व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ये रहा दूसरा और ये चौथा व्यंजन। सारे के सारे व्यंजन वर्गों का यही हाल है। व्यंजन वर्ग का मतलब 2 ये 2 2 2 2 ऐसे करके 10 तो ये हो गए, प्लस हमने उस व्यंजन को शामिल किया, कितने हो गए? 14 हो गए। अब मित्रों 33 हमें व्यंजन निकालने हैं। अब 19 तो हमने अल्प प्राण से लिए और 14 हमने महाप्राण से लिए। टोटल कितने हो गए हमारे? 33 हो गए। इस प्रकार से हम उच्चारण में जो वायु लगती है या वायु बाहर निकलती है उसके आधार पर हम 33 व्यंजनों को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है हमारा अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण ये रहे आपके सामने और महाप्राण ये रहे। अब देखिए अपना अगला वर्गीकरण। हाँ तो देखिए मित्रों, अपना अगला वर्गीकरण है, और अगला वर्गीकरण प्रियतन स्थान के आधार पर करेंगे। प्रियतन स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए मित्रों, प्रियतन स्थान, प्रियतन स्थान बोल दो या फिर उच्चारण स्थान बोल दें हम। उच्चारण स्थान। अब देखिए ये उच्चारण स्थान का मतलब ये है कि हमने ये बताया था कि जिन व्यंजन ध्वनियों का या जिस प्रकार की हम ध्वनियों का हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय हमारी जीहवा कहीं न कहीं उस हवा को रोकने का प्रयास करेगी। अगर हमारी जीभ उस ध्वनि को रोकने का प्रयास करती है और जिस स्थान को वो स्पर्श करती है और स्पर्श जहाँ से वो कर रही है और स्पर्श करने के बाद में हमारे मुख की हवा बाहर निकलती है, निकलने के बाद यही ध्वनियाँ हमारे मुख से प्रकट होंगी। जो हमने इन 33 मूल ध्वनियों का उल्लेख किया आपके सामने लिख रखे हैं या आपके सामने है, इन्हीं ध्वनियों का वो उल्लेख कर पाएगा। इसके अलावा और कोई ध्वनि है ही नहीं, क्योंकि हमने ये बताया था पहले वाले वीडियो में, ये बताया था कि जितने भी हम
जितने भी हिंदी में मूल ध्वनियाँ हैं उनका कोई ना कोई एक संकेत होता है, और जिस प्रकार की हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसको हम लिख भी सकते हैं और उसको हम बोल भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम ये एक वर्गीकरण लेके आ रहे हैं, और वो है प्रयत्न स्थान या उच्चारण स्थान के आधार पर हम इन व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं। और भाग में वर्गीकरण करने से पहले या इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा डायग्राम समझेंगे। मित्रों, ये अपनी नासिका द्वार है और ये अपना मुख का अंदर वाला हिस्सा है, ये है। तो देखिए मित्रों, हमारा कंठ है, कंठ क्या हो गया, ये हमारे मुख में जो कोमल भाग है ये है हमारा तालु, और ये जो कठोर भाग है हमारे मुख में, जो कठोर भाग है ये है हमारा मूर्धा, और मूर्धा से पहले ये हमारे दांत हैं, ये हमारे दांत हैं, दंत, और ये हमारे हैं ओष्ठ। तो मित्रों, ये हमारे प्रयत्न स्थान है, ये हमारी नासिका द्वार है, नासिका द्वार। इसके आधार पर हम जो भी, इस चित्र के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हम जो भी ध्वनि या जो भी व्यंजन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारे मुख की जो वायु है वो किसी न किसी स्थान को स्पर्श करके वो बाहर निकलेगी ही, और वो बाहर निकलने वाली जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो सारी की सारी ध्वनियाँ हमारे सामने ये हैं। तो अब देखिए, हम इनका वर्गीकरण करेंगे। इनका वर्गीकरण करेंगे तो हम सबसे पहले एक नंबर पे लें कंठ व्यंजन को। इसका मतलब हो गया कंठ ध्वनि, कंठ व्यंजन। तो कंठ व्यंजन का हम एक्सप्लेन इस प्रकार से कर सकते हैं, या इस प्रकार से हम समझा सकते हैं कि अगर हम क वर्ग का उच्चारण करेंगे, या क वर्ग में जितने भी व्यंजन हैं इनका हम उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करेंगे तब हमारी जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो कंठ को स्पर्श करके ही बाहर निकलेगा। या हमारे गले से तो हवा बाहर निकल रही है, लेकिन हवा का अवरोध कहाँ आ रहा है? हवा का अवरोध हमारे कंठ से होकर के आ रहा है। इसलिए जितने भी क वर्ग की ध्वनियाँ हैं, जितनी भी क वर्ग की ध्वनियाँ हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल हो जाती है, इसमें कंठ में। दूसरा भाग है अपना, दूसरा स्थान है अपना, ये हो गया कंप्लीट। दूसरा है अपना तालु, 2 नंबर का ले लिया हमने तालु, तालवे। अब तालवे का मतलब ये है कि मित्रों देखिए, अगर हम ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करेंगे, ऐसी ध्वनियों को उच्चारण करेंगे जब हमारी जीभ इसको स्पर्श करेगी। किसको स्पर्श करेगी? मतलब यहाँ से घर्षण होती हुई वायु बाहर निकलेगी। कहाँ? अपने इस तालु को। अगर जीभ हमारे तालु को स्पर्श करके बाहर निकल रही है तब हमारी मुंह से ये ध्वनियाँ बाहर निकलेंगी। मतलब च वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो सारी की सारी बाहर निकलेंगी। इसका मतलब 5 व्यंजन ये बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तालव्य में ये व्यंजन आ गए, 5 व्यंजन आ गए। अब अगला हम नामोल्लेख करें। अगला नामोल्लेख तालु के बाद में किसका है? ये है मूर्धा, 3 नंबर का। अब मूर्धन्य जो व्यंजन है वो देखिएगा, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य का मतलब होता है हमारे जो गले में जो तालु वाला भाग है, हमारे गले में जो तालु वाला भाग है, तालु से जस्ट ऊपर वाला जो कठोर भाग है, उस कठोर भाग को हम मूर्धा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ और किसमें, तालु में और मूर्धा में फर्क थोड़ा सा ये है कि कंठ वाला जो हिस्सा है वो तालु के समीप भी है। किसके? ये रहा, ये तालु वाला भाग, ये हमने खुला छोड़ रखा है। खुला इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ से नासिका का प्रवेश है, या नासिका की जो हवा बाहर निकलती वो यहाँ से निकलती है मेरे मित्रों, यहाँ से। तो इसलिए मूर्धा का जो भाग
मूर्धन्य का जो भाग है वो तालु को भी स्पर्श करता है, और जो कंठे का जो भाग होता है वो तालु को भी स्पर्श करता है। इसकी वजह से ये तीन भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जुड़े होने की वजह से इस कंठे को हम कोमल तालु भी बोलते हैं। कंठे को हम कोमल तालु के नाम से भी संबोधित करते हैं, और तालवे तो है ही, और मूर्धन्य को हम ये जो कठोर भाग है इसको हम मूर्धा मानते हैं। तो इस मूर्धन्य भाग से जो आवाज़ बाहर निकलेंगी, कहने का मतलब ऐसी ध्वनियाँ होंगी जिसका उच्चारण करने के पश्चात उच्चारण करने पर हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करेगी, और मूर्धा को स्पर्श करने के पश्चात हमारे टय वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो बाहर निकल करके आएंगी, जो इस प्रकार से है। ये हो गया मूर्धन्य। अब 4 नंबर पे जो हम नाम लेके आए, 4 नंबर पे क्या है, ये दंत है। अब हम दंत व्यंजनों की चर्चा करें। दंत मतलब इसका ये है कि जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करेंगे या जिन व्यंजन ध्वनियों का हम उच्चारण कर रहे हैं, और उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला हिस्सा हमारे दांतों को स्पर्श कर रहा है, तो भी कोई ना कोई व्यंजन ध्वनियाँ बाहर निकलेंगी। और व्यंजन ध्वनियाँ बाहर निकलने वाली कौन सी है, ये तय वर्ग है। तो इसमें सारी की सारी तय वर्ग की ध्वनियाँ आ जाती है। तय, थ, द, दह, और ये आ गया न। तो मित्रों ये न जो है, न अपवाद के रूप में है। पहले के जो जितने भी व्याकरण करता है, या जितने भी पहले वाले जो व्याकरण चले आ रहे हैं, उन व्याकरणों में यह न का उल्लेख केवल किस में है, ये दंत्य में है। लेकिन आज के व्याकरण की दृष्टि से हम इस न को दंत्य में शामिल नहीं करते मित्रों, ये अलग स्थान बन गया है। अगला है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अगला है अपना 5 नंबर पे है औष्ठ्य। औष्ठ्य का मतलब ये रहा अपने औष्ठ। इसका मतलब ये है कि जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करेंगे तो हमारे होंठ आपस में स्पर्श करेंगे, और स्पर्श करने के पश्चात वायु का निस्तारण करेंगे या वायु बाहर निकलेगी। तो वायु इसके माध्यम से बाहर निकल रही है, तो हमारे ये पै वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो ही बाहर निकलेंगी। जैसे हमारे सामने ये रही पै, फै, बै, बह, और ये रही मैं। इस प्रकार से हमारे ये जो व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन, तो यहाँ समाप्त हो गए, और हमारे उच्चारण स्थान जो 5 माने गए थे, मुख्य रूप से 5 माने गए थे, वो सारे खत्म हो गए। अब देखिए, अब हम अंतस्थ और उष्म की भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले हम एक वर्गीकरण और पढ़ेंगे। नहीं, एक नाम और लेख और करेंगे, या एक भाग का नाम और लेंगे। वो लेंगे हम 6 नंबर पे। 6 नंबर का भाग है वत्स्रीय। अब ये वत्स्रीय का मतलब क्या होता है? देखिए मित्रों, मैंने डायग्राम में क्या लिखा है। डायग्राम में मैंने दंत को यहाँ माना और मूर्धा को मैंने यहाँ माना है। दंत और मूर्धा के बीच में ये अपने मशुड हैं। ये क्या है? ये अपने वत्स्रीय है, और वत्स्रीय का दूसरा नाम है मसूढ़ा। मसूढ़ा है ये। तो हम वत्स्रीय का अर्थ ये निकालेंगे, ये मसूढ़ा है। और कुछ एक ध्वनियाँ आज ऐसी हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, तब हमारी जीभ मसूढ़ा को स्पर्श करती है और फिर वह हवा बाहर निकलती है। तो कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं वो देखिएगा। एक तो हमने यहाँ न लिखा था, न को हमने मिटा दिया। एक तो हम न का उच्चारण करेंगे, तब हमारी जीभ कहाँ स्पर्श करेगी? वत्स्रीय को स्पर्श करेगी। एक हम ल का उच्चारण करेंगे, ल कौन सा? ये रहा ल। ल का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ मसूढ़ा को या वत्स्रीय को स्पर्श कर रही है। एक हम से का उच्चारण करेंगे, कौन से से का? इस से का उच्चारण करेंगे, तब हमारी जीभ वत्स्रीय या मसूढ़ा को स्पर्श करेगी। इस प्रकार से हमारे जो व्यंजन है वत्स्रीय में न, ल और से, ये 3 मुख्य रूप से आते हैं। अब मान लीजिए एक प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न ये आ जाए कि ये जय व्यंजन है, व्यंजन किस प्रकार का है? अगर जय व्यंजन के बारे में कोई पूछ लिया जाए कि ये प्रयत्न
उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा व्यंजन है, तब आपके सामने ये तालव्य व्यंजन का नाम न हो, वत्सरीय व्यंजन का नाम हो, तो मित्रों उस वक्त आपको जय को इसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम जय का उच्चारण करते हैं। किसका? जय का उच्चारण करते हैं, जय का। तो हमारे जो जीभ है वो मशूड़ा को स्पर्श करती है, तो इसलिए हम इस जय को तालव्य में भी शामिल करेंगे और इस वत्सरीय में भी शामिल करेंगे। कई बार कंफ्यूज पैदा करने वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछने की वजह से हमने इसका नामोल्लेख यहाँ किया है। अब रही बात इस य, र और वै की, और बाकी ये इनकी चर्चा करें। अब देखिए, हम अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो मित्रों अंतस्थ व्यंजन में हमारा य जो है, यह तालव्य में शामिल होता है। मूर्धन्य में हमारा र शामिल होता है। क्यों शामिल होता है? क्योंकि र का हम उच्चारण करेंगे जब हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। लय इसमें शामिल हो गया और वह हमारे ओष्ठ्य में शामिल हो जाता है। ओष्ठ्य में क्यों होता है? क्योंकि हमारे होठ वहाँ क्रियाशील रहते हैं, इसकी वजह से यह वह शामिल हो गया। अब बच गया अपने श, स और है। अब देखिए मित्रों, स हमारा तालव्य में शामिल हो गया और ये दूसरा श ये मूर्धन्य में शामिल हो गया और बाकी बचता है अपना है। क्या बच रहा है? है बच रहा है। तो मित्रों है को शामिल करने के लिए हमारा जो प्रयत्न स्थान है, कौन सा? पहले नंबर का जो हमने कंठ लिया था, उस कंठ से भी नीचे वाला स्थान ये है का है, ये है का है। और इस स्थान का नाम है काकल्य ध्वनि। काकल्य। तो है का स्थान हमारे इस प्रयत्न स्थान उच्चारण स्थान के आधार पर हम है को काकल्य में शामिल करेंगे। काकल्य ध्वनि का मतलब होता है। और मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम में हमसे यह पूछ लिया जाए कि है का उच्चारण स्थान है का उच्चारण स्थान है, तो हम एक प्रकार से अगर काकल्य का नामोल्लेख है तो हम है को शामिल करेंगे। अगर काकल्य का नाम नहीं है, उसकी जगह कंठे का नाम है, तो हम है का नामोल्लेख यहाँ करेंगे। तो इस प्रकार से अपना उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार से बाहर निकल के आता है। और इसके बाद में हम अगला वर्गीकरण करेंगे, वो देखिए। तो अब देखिए अपना अगला वर्गीकरण वो है प्रयत्न विधि के आधार पर। अपना वर्गीकरण है प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मित्रों ये क्या है? प्रयत्न विधि। हम किस विधि के आधार से हम किस प्रकार से व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, ये इसमें शामिल हो जाता है। विधि का मतलब होता है वो किस प्रकार के व्यंजन वो स्पर्श करके बाहर निकलते हैं, या फिर लुंठित होकर बाहर निकलते हैं, या प्रकंपित होकर बाहर निकलते हैं, किस प्रकार से वो व्यंजन ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं, ये है प्रयत्न विधि। तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से समझें तो वो देखिएगा, सबसे पहले होते हैं स्पर्शी व्यंजन। हम पहले नामोल्लेख करेंगे स्पर्शी व्यंजन। तो देखिए मित्रों इसमें कई पार्ट बन जाते हैं और कई बार हम से ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि स्पर्शी व्यंजन, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पर्शी व्यंजन सारे के सारे जितने भी व्यंजन वर्ग हैं वो सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन हैं। लेकिन उन स्पर्शी व्यंजनों के दो पार्ट बन जाते हैं, एक तो स्पर्शी व्यंजन है और एक है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इस प्रकार से उन दोनों की अगर अदला बदली किसी क्वेश्चन में हो जाती है तो हमसे क्वेश्चन
गलत होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसको हम अच्छी तरह से समझें। स्पर्शी व्यंजन का मतलब होगा कि हमारा जो उच्चारण स्थान है, इसको हम एक बार अच्छी तरह से समझ लें। ये स्पर्शी क्या है? देखिए मित्रों, हमारी ये जिह्वा है, ये जिह्वा, हमारी जिह्वा क्या रोल करती है वो देखिएगा। हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये तालु के समीप हम जिह्वा को लेके आए और फिर जिह्वा को लेने के पश्चात हम जिह्वा को बिल्कुल आगे की तरफ बाहर निकाल दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये जो बीच वाला हिस्सा शेष बचा है, ये थोड़ा सा बीच वाला हिस्सा शेष बचा, ये जो बचा है, यहाँ से वायु स्पर्श करके बाहर निकल रही है। तो इसी को हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इसी को हम स्पर्शी व्यंजन के नाम से बोलते हैं। तो इन स्पर्शी व्यंजनों में कौन कौन से व्यंजन शामिल होंगे वो देखिएगा। एक तो कै वर्ग के कौन से, एक तो कै, ख, ग और ये ग है, ये शामिल हो गए। एक टै वर्ग शामिल हो गया, ट, ठ, ड, ढ, ये शामिल हो गया। एक तै वर्ग हो गया, त, थ, दह, त, थ, द, दह। एक प, फ, ब, बह। ये 4 वर्ग के 16 व्यंजन तो ये शामिल हो गए। हमने 5वां व्यंजन नहीं शामिल किया इसमें। 5वां क्यों शामिल नहीं किया? क्योंकि मित्रों हमने ये देखिए डायग्राम क्या बना रखा है, वायु यहाँ से प्रवेश करके नासिका द्वार से बाहर निकलेगी। कौन कौन सी? अंग, य, अण, न और मैं। इस आधार से प्रयत्न विधि के आधार पर ये जो 5 व्यंजन हैं, कौन से 5 व्यंजन? ये जो 5 व्यंजन हैं, ये अलग प्रकार की प्रयत्न से बाहर निकलते हैं, इसलिए हमने इसको शामिल नहीं किया। किसमें? इसमें स्पर्शी व्यंजनों में। तो एक तो हो गया स्पर्शी व्यंजन की। दूसरा भाग हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब ये स्पर्शी संघर्षी का मतलब क्या होता है? देखिए स्पर्श तो कर रहे हैं लेकिन वो घर्षण के साथ बाहर निकल रहे हैं। कौन से व्यंजन? ये च वर्ग का व्यंजन। आप च का उच्चारण करेंगे, देखिए क्या होगा, च, छ, ज, जह। ये जो 4 व्यंजन हैं ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन में शामिल होते हैं। आप एक बार करके देखिएगा, क्योंकि हम जिह्वा को उस स्थान के समीप लेके जा रहे हैं और फिर हवा एक साथ बाहर घिसटती हुई बाहर आ रही है, इसलिए हम इसका नाम दिया है संघर्षी। ये संघर्ष के साथ बाहर निकल रही है। तो ये हो गया अपना दूसरा। अब तीसरा है अपना उत्क्षिप्त व्यंजन। तीसरा है उत्क्षिप्त व्यंजन। अब ये उत्क्षिप्त क्या होते हैं? इसको हम ताड़न जात के नाम से भी बोलते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है ये ताड़न जात है, ताड़न जात। ताड़न जात के साथ इसका दूसरा नाम है द्विपृष्ठ, द्विपृष्ठ व्यंजन। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। ये 3 व्यंजन कौन कौन से हैं? इनका नामोल्लेख हम 33 व्यंजनों से अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी हिंदी में 2 व्यंजनों का विकास शुरू कर लिया है और वो 2 व्यंजन इसमें शामिल हो गए। कौन कौन सा? एक तो ये ड हो गया और एक ये ढ हो गया। तो ये हो गए 2 प्रकार के जो व्यंजन हैं, ये हमारी हिंदी भाषा में ये या प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में उत्क्षिप्त व्यंजनों की श्रेणी में शामिल हो गई। अब देखिए अपना अगला है वो है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। तो मित्रों हम सबसे पहले इस पार्श्विक का मतलब समझेंगे। पार्श्विक का मतलब होता है बगल। इसका मतलब होता है बगल। किसके बगल से? देखिए इन ध्वनियों का हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय हमारे जीभ की दोनों दिशा से, जीभ के दोनों बगल से हवा बाहर निकलेगी। इसको इस प्रकार की जो बाहर हवा निकल रही है, इसी को हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से पुकारेंगे। जैसे वो कौन सी ध्वनि है? जैसे हमारे सामने है ये ल का उच्चारण करेंगे तो जीभ के ऊपर से हवा आई और फिर बाद में बगल से हवा निकल गई।
इस प्रकार से ये पाशविक व्यंजन के नाम से जाने गए। अब 5 नंबर का जो है, 5 नंबर का है लुंठित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित का मतलब हमारी जीभ रगड़ के साथ आगे बढ़ेगी, 2 बार वो जीभ रगड़ती हुई बाहर आएगी, मतलब हमारी जीभ लुंठित या प्रकंपित हो करके आगे तक बढ़ेगी और उसी के साथ हवा बाहर निकलेगी या ध्वनि बाहर निकलेगी। तो वे कौन सी ध्वनि है जो प्रकंपित के नाम से है? वो है हमारी र व्यंजन है। इस प्रकार से हमारे सामने ये जो व्यंजनों का वर्गीकरण चल रहा है वो है अपनी प्रयत्न विधि के आधार पर चल रहा है और इसी के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। अब देखिएगा, अगला अपना है 6 नंबर पे है संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। अब ये संघर्षी व्यंजन क्या है? देखिए, संघर्षी व्यंजन वे हैं, ये 2 बार स्पर्श करते हुए बाहर निकलती हैं, उच्चारण स्थान को 2 बार स्पर्श करती हैं, ये संघर्ष कर रही हैं, या हमारे हवा जो बाहर निकल रही है वो संघर्ष के साथ बाहर निकल रही है। जैसे हम उच्चारण करेंगे, किसका उच्चारण करेंगे? आप उच्चारण करें श स का उच्चारण करें तो हवा इस प्रकार से बाहर निकल रही है। ऐसे ही एक भाग और बच गया, 7 नंबर पे है। 7 नंबर पे है नासिकी या अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब हो गया जिनका हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण